Hello everyone, you are most welcome again. In the previous class, we discussed that what is a clause and which types it has and how to identify a clause as well. In this class, we are going to discuss an exercise for the identification the type of a clause. But before that, we will discuss some more basic terms of a sentence also. And I'll try to make you understand what is the benefit of these basic terms, whatever I taught you in these 3 to 4 classes. अभी तक मैंने आपको वर्ड पढ़ाया, फ्रेज पढ़ाया, क्लोज पढ़ाया. मैं समझाने की कोशिश करूँगा इन सब का आपको कहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, किस जगह पर आप इनका यूज़ कर पाओगे, इससे कितना आपको बेनिफिट हुआ है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस एक्सरसाइज का नीचे से. तो हम पहले क्लास को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. जो हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं आज, वो बहुत ही बेसिक हैं. एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बचपन से पढ़ा है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है. लेकिन मैं आपको इसकी कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. मैं शुरू करूँगा. जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ किसी भी सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है. उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसी पर मैं बात करूँगा. इसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, हु और वोट. किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब लिखा है, मतलब उस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ उसका डूअर होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ एक एक्शन हुआ प्ले का, तो इसका एक सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई जो राम है. इसे करने वाला राम है, मतलब राम डूअर है. तो अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है, उसमें एक्शन हो रहा है, तो उसे करने वाला भी होगा, तभी वो सेंटेंस बनता है. इतनी बात क्लियर है. तो हमें उस डूअर का पता लगाने के लिए एक क्वेश्चन करना होगा हु, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा. फिर हमें वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, फिर भी वो सेंटेंस है, तब क्या करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सीता इज़ इंटेलिजेंट. यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ मेन वर्ब है. जब एक्शन नहीं है तो मेन वर्ब भी नहीं होगा. बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये स्टेटिव वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है विदाउट एनी एक्शन. तो ये स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है बट एक्शन नहीं हो रहा. एक्शन नहीं हो रहा तो भी लेकिन यहाँ हु से काम चल रहा है. मैं बोलूँ आपसे सीता इज़ इंटेलिजेंट, क्वेश्चन करो आप हु इज़ इंटेलिजेंट, तो हु का आंसर मिलेगा मुझे सीता, देन सीता सब्जेक्ट है. एक्शन नहीं हुआ यहाँ तो भी मुझे हु से आंसर मिला, एक्शन हुआ तो भी मुझे हु से आंसर मिला सब्जेक्ट का. तो मैंने वोट क्यों लिखा, जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. ये वाला सेंटेंस लिखा है, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. अब मैं कहूँ हु इज़ इम्पॉर्टेंट, तो है ही नहीं कोई यहाँ. कौन है इम्पॉर्टेंट? कोई भी नहीं है. अगर मैं कहूँ वोट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप कहोगे हाँ इसका आंसर मिल रहा है. क्या इंपॉर्टेंट है? दिस टॉपिक. तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरी नहीं होगा कि हु से आंसर मिल जाए, तो हमें वोट भी करना पड़ सकता है. लेकिन अगर एक्शन होगा तो हमें हु से आंसर मिल जाएगा, एक्शन नहीं होगा तो भी कहीं हु से मिलेगा और कहीं वोट से मिलेगा. कहने का मतलब ये है, अगर स्टार्टिंग वर्ड लिखा है और हु और वोट का आंसर मिल रहा है तो वो सब्जेक्ट है. इतनी बात आप क्लियर कर पाए. इसका बेनिफिट क्या है, एक छोटा सा आपके सामने सेंटेंस लिखा है, इसे पढ़ो आप तो आपको पता लगेगा. क्या लिखा है, इन अ स्ट्यूनिंग डेवलपमेंट न्यूली अराइव्ड राइट विंग पॉपुलिस्ट आंद्रे वेंटुरा was in a close race for second place with socialist candidate Anna Gomes with both polling around 12%. अब एक वर्ब मुझे देखने को मिला इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जब मैंने पढ़ा was, तो मैं आपसे ये कहूँगा इस was का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अगर ये वर्ब है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा. वो सब्जेक्ट क्या है? तो अब आप कहोगे कि आंद्रे वेंटुरा है इसका सब्जेक्ट, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ लिखा है? तो आप कहोगे ये वाला पार्ट भी इसी के साथ लिखा है. तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा वाला पार्ट है, मैं किसी और कलर से इसे करता हूँ, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये इतना, ये पूरा सब्जेक्ट है. ये पूरा ही इसके साथ लिखा हुआ है, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये इतना पार्ट सब्जेक्ट है मेरे सेंटेंस का. बात समझ रहे हो? और सब्जेक्ट एक नाउन बन सकता है. नाउन सिंगल वर्ड में या किसी के नाम में हो सकता है. और जब इतना बड़ा आ जाए तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैं कहूँगा ये फ्रेज़ है, तो ये नाउन फ्रेज़ है. इसलिए मैंने आपको फ्रेज़ और क्लॉज बताया. बात समझ पा रहे हो? ताकि आप हर चीज़ को पहचान पाओ. कैसे आपको फंसाएगा आगे आगे चल के आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा. इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जब आपको पहचानने आ गए हैं अब, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है.
इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये सेंटेंस लिखे हैं दो, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है, इन दो सेंटेंस में आपको मिलेगा। और ये सेंटेंस, एक सेंटेंस इनमें से पूछा गया है एक एग्ज़ाम में, द वर्कर हु। एक और मैं बात बताता हूँ आपको, WHO हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपकी सहूलियत के लिए इस बात को बताना चाहता हूँ, इस टर्म को, कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हु अपने से जस्ट पहले लिखे हुए नाउन के लिए आता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। जो इससे जस्ट पहले लिखा होगा इसी को ये रिप्रेजेंट करेगा, इससे कहीं दूर लिखा होगा कोई नाउन तो उसे नहीं करेगा। इतनी बात आप अपने दिमाग में छाप लो। अब मैं बात करता हूँ द वर्कर हु। अब आप ये कहोगे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इसके आगे एक वर्ब लिखा है और वर्ब को चाहिए अपना नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ नाउन तो है नहीं, यहाँ एक प्रोनाउन है। तो अपने से जस्ट पहले लिखे हुए वर्कर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हु का क्या मीनिंग होगा? द वर्कर। ये वॉज का सब्जेक्ट जरूर हु है, लेकिन हु को रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? वर्कर को। इतनी बात समझ पाए? तो वॉज का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो द वर्कर है। वेरी हैप्पी लास्ट नाइट विद हिज को वर्कर्स हैव बीन वर्किंग। अब ये हैव बीन लिखा है तो ये वर्ब है, तो इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा। अब आप कहोगे कि इसका सब्जेक्ट कोवर्कर्स है। कैसे मान लूँ मैं कोवर्कर्स इसका सब्जेक्ट है? अगर कोवर्कर्स सब्जेक्ट है तो कोवर्कर के साथ हिज लिखा हुआ है और हिज से पहले एक प्रपोजिशन लिखा हुआ है, तो ये प्रपोजिशन भी इसी के साथ होगा, इतना वाला पार्ट होगा। और ये वाला पार्ट विद इस वाले के साथ जुड़ा हुआ था। ये विद किसके साथ था? इस सब्जेक्ट के। मतलब कोवर्कर्स किसके साथ हैं? इस वर्कर के साथ हैं। और हैव बीन फिर किसके लिए आया होगा? इसके लिए, मतलब इस हु के लिए, कि हु वॉज वेरी हैप्पी लास्ट नाइट विद हिज कोवर्कर्स हैव बीन वर्किंग। कौन कर रहा है ये काम? कोवर्कर्स तो इसके साथ थे, हमने देख लिया इसे। तो ये वर्ब इसके लिए आया होगा, तो यहाँ हैज बीन होना चाहिए। ये बेनिफिट है सब्जेक्ट को पहचानने का। आपको नाउन प्रोनाउन सब पढ़ाने को मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर उससे पहले आपको ये तो पता चले कि सेंटेंस होता क्या है, हम कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो पता लगना चाहिए आपको। इसीलिए मैंने ये सारी बेसिक टर्म्स आपको समझाई हैं पहले। तो यहाँ हैज़ बीन क्यों आया, इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस देखो इसी तरह का, और समझ में आएगा अगर किसी बच्चे को नहीं आया। राम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स हु। अब मैंने आपको क्या बताया? हु अपने से जस्ट पहले लिखे हुए नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हु किसे कर रहा है? राम को या पोइट्स को? पोइट्स को कर रहा है। अगर यहाँ पोइट्स को कर रहा है और आप जानते हो पोइट एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा, तो फिर ये हैज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैज़ किसके साथ आया? हु के साथ। और हु कौन है? ये पोइट्स। तो यहाँ हैव आना चाहिए, हैव बीन होगा। क्लियर हो रहा है? हैव बीन राइटिंग पोइट्रीज फॉर 5 years एंड ही हैज़ अवॉर्डेड। अब ये ही हैज़ लिखा है, ही राम के लिए आया होगा कि उसे अवार्ड दिया गया है। हैज़ ही के साथ लिखा है, ठीक लिखा है। यहाँ अगर लिखा होता ऑल ऑफ देम, हैव होता फिर, कि ऑल ऑफ देम मतलब वो सारे पोइट्स लिखे गए हैं, तो ये इनके लिए यूज़ हो रहा होता। अभी ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, ही हैज़। समझ पा रहे हो? छोटी छोटी बातों को मैंने आपको इसीलिए समझाया है ताकि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्लॉज, फ्रेज सबको फाइंड आउट कर सको। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कुछ नई टर्म्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। ऑब्जेक्ट के लिए हम दो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट एंड whom। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, यार व्हाट से वहाँ सब्जेक्ट भी मिल रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? स्टार्टिंग वर्ड भी मैंने एक वर्ड बोला था वहाँ। अगर स्टार्टिंग वर्ड की मैं बात करूँगा तो व्हाट का आंसर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड अगर नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। ये डाउट क्लियर है? ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग पर्सन होता है कोई, इसलिए इसका आंसर होम से मिलता है। होम का हिंदी मीनिंग होता है किसे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो कि होम क्या होता है। होम का मतलब होता है किसे। दो टाइप का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। होम का आंसर अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट का आंसर मिलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच व्हाट, तो व्हाट का आंसर मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर कैसा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और वो भी कैसा है? डायरेक्ट। आई टीच यू, आई टीच whom, क्योंकि यहाँ व्हाट का आंसर तो है नहीं, आई टीच व्हाट है ही नहीं आंसर। आई टीच whom किसे पढ़ाता हूँ? यू को। तो यू whom का आंसर मिला, तो ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक सेंटेंस में कुछ ऐसे लिख दिया जाए, आई टीच यू इंग्लिश, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल रहा है। क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये सही लिखा है अपनी जगह। इतनी बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद भी आ सकता है। कैसे, क्या फ़र्क है, ये भी हम सीखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक टर्म समझो आप, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो वो सही लिखा है उसका सीक्वेंस। जैसे यहाँ लिखा है भाई, पहले इनडायरेक्ट है उसके बाद डायरेक्ट है, तो हमें किसी भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दोनों के बीच में अगर टू लिख दिया जाए तो वो एरर बन जाएगा बेटा। इसका वाइस वर्सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिख दिया जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया जाए, तो बीच में एक प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें वर्ब बताएगा कि किस तरह का प्रपोजिशन चाहिए। जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, आपको। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा, तो मैंने बीच में टू को लिखा। ये टू लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ से टू हटा दिया जाए, आई टीच इंग्लिश यू, तो सेंटेंस में एरर बन जाएगा। इज इट क्लियर? प्रपोजिशन बदल सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि यहाँ टू ही लगेगा, वो प्रपोजिशन वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। मैंने आपको ये बात बताई अभी। जैसे मैं बोलूँ आई थ्रू अ स्टोन, अब आई थ्रू वोट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, स्टोन। किस पर फेंका आपने, हु, होम, या आंसर जब निकालोगे होम का, तो किसे मारा आपने या किस पे फेंका, हिम पर फेंका, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैंने इनडायरेक्ट को बाद में लिखा, डायरेक्ट को पहले लिखा, तो बीच में एक प्रपोजिशन चाहिए। अब आप टू नहीं लगा सकते, आप ऐट लगाओगे, क्योंकि थ्रू के साथ ऐट का यूज़ होगा। किसी पर पत्थर फेंका आपने, तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन चेंज हो सकता है। कहीं आप शेयर बोलो, SHARE, शेयर, तो आपने किसी चीज़ को शेयर किया तो विद होगा, फिर किसी के साथ इस चीज़ को शेयर किया, तो ये वर्ब पर डिपेंड करता है। कुछ और चीज़ें सीखो। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी हो सकता है, एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट क्या है पढ़ने का, देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से। इन क्या है, प्रपोजिशन। अब ये सेंटेंस का सेंस समझते हैं। देयर इज़ नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है जो आपने कहा है इसमें। तो मैं आपसे कहूँ देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट, किस में भाई, जो मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, वो किस चीज़ में नहीं है, तो आप कहोगे इसमें, वॉट यू से। तो ये प्रपोजिशन के बाद लिखा है, तो ये फिर एक नाउन की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये नाउन का काम करेगा और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो आप कहोगे नाउन क्लॉज है। यही तो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। भाई प्रपोजिशन के बाद लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रपोजिशन तो आपस में नाउन को रिलेट कराता है, प्रोनाउन को रिलेट कराता है, तो ये नाउन का काम करेगा। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो नाउन क्लॉज है। बहुत सिंपल है, आपने सारी चीज़ें सीखी है। देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट, एक जैसे कुछ ये 3 वर्ड है। इस एक्सपेक्ट का मतलब होता है होप, उम्मीद, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और एक्सेप्ट, EXCEPT का मतलब होता है इसके अलावा, इसे छोड़कर। और ये एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये नाउन को रिलेट कराने की कोशिश कर रहा है। देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट द डे वॉज टू हॉट, कोई कंप्लेंट नहीं है इसकी जगह। तो कंप्लेंट एक नाउन था, तो ये भी एक कंप्लेंट की तरह कंपेयर किया जा रहा है यहाँ। समझ रहे हो भाई, एक ये वाली कंप्लेन है, ये कंप्लेन है, और कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद लिखा है, और प्रपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट है, तो नाउन की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें कॉम्बिनेशन है, तो नाउन क्लॉज होगा। छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ने का क्या है, आप अभी पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, सब पढ़ा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, जितना आप गहराई में उतरोगे इतना आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज में उसे सीखने के लिए। जब तक हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। एक और सेंटेंस लिखा है, पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट
वोट आई है यहाँ पर, वोट आई एम गोइंग टू स्पीक, उस पर ये पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। गो टू हेल, गो फर्स्ट फॉर्म है, डू इट, डू फर्स्ट फॉर्म है। ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये प्रपोजिशन के बाद लिखा है, टू के बाद लिखा है, तो ये पूरा पार्ट किसकी तरह काम करेगा? फिर एक नाउन की तरह। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो कैसा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। बहुत सिंपल है इन चीज़ों को समझना। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? एक एग्जामिनर कुछ इस तरह के वर्ब्स का यूज़ करके आपको डैमेज कर सकता है। वर्ब कौन कौन से हैं? से, होप, डिनाई, टेल, नो, आस्क, अर्न। इन सब के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई डिनाइड, मैं आपसे बोलूँ आई डिनाइड, आप कहोगे आई डिनाइड वोट। मैं कहूँ आपसे आई डिनाइड, आप कहोगे यू डिनाइड वोट। मैं कहूँ आई आस्क्ड, आप कहोगे वोट, क्या पूछा। मैं कहूँ आई टोल्ड, क्या बताया। आई होप वोट, क्या उम्मीद रखते हो। आई से, मैं कहता हूँ वोट। आई अर्न वोट। अर्न का मतलब ये नहीं होता पैसा ही कमा सकता है, अर्न के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आई अर्न वोट। ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो अपने आप ही एक क्वेश्चन साथ लेकर चलते हैं, वोट, इन्हें पूरा करो। मैं डिनाई करता हूँ, ये बताओ क्या। मैं पूछता हूँ, बताओ क्या। आई नो, मैं जानता हूँ क्या। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वोट। ये अपने आप एक क्वेश्चन करते हैं, वोट। और वोट को हम जानते हैं इन वर्ब के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि पहले नहीं लिखा जाएगा, स्टार्टिंग वर्ड नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्ट चाहिए इन्हें। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो कुछ वर्ब हैं इन सब के लिए एक क्वेश्चन अपने आप ही इनके साथ रहता है, वोट, और वोट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, तो इन सबको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आप इस चीज़ को रट भी सकते हो, रूल बना सकते हो। रूल ये है इन सब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। क्यों लगता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहीं सेंटेंस लिखा हो आई आस्क्ड द बॉय, अब आस्क के लिए एक अपने आप ही क्वेश्चन निकल रहा है ना, आई आस्क्ड वोट। अभी वोट का आंसर नहीं मिला है, अभी मुझे होम का आंसर मिला है। आई आस्क्ड होम, मैंने किससे पूछा? बॉय से पूछा, तो बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट। लेकिन मुझे अभी जो इसे चाहिए वो नहीं मिला। आई आस्क्ड वोट, लड़के से पूछा वोट। हाई सॉरी हाउ ओल्ड ही वॉज, मैंने ये पूछा हाउ ओल्ड ही वॉज, वो कितने साल का है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वोट का आंसर है। तो ये कैसा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। क्लियर कर पा रहे हो? आई आस्क्ड हाउ ओल्ड ही वॉज द बॉय। अगर ये सेंटेंस लिख दूं, अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? बताओ। मैंने क्या लिखा? आई आस्क्ड वोट, ये वोट का आंसर ये मिल रहा है, हाउ ओल्ड ही वॉज। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? आप खुद सोच के बताओ भाई। वोट का आंसर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होगा। और अभी मैं आपको ये बता के आया हूँ, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए, इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाए, तो बीच में एक प्रपोजिशन चाहिए। तो सेंटेंस सही ये होगा, आई आस्क्ड हाउ ओल्ड ही वॉज टू द बॉय। इनफॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल तरीका तो यही है, सही यही होगा। अगर हमसे कल को पूछा जाए एरर बताओ इसमें, तो टू आएगा यहाँ पर, जो नहीं लिखा है। क्लियर? जैसे ये लिखा है सही, नीचे सेंटेंस लिखा है, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। सी डिनाइड मी, उसने किसे मना किया? मुझे। तो होम का आंसर तो मुझे मिला। वोट, उसने क्या मना किया? दैट शी हैड रिटन द लेटर, ये मना किया। तो ये पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है। तो ये कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकता दैट सी हैड ये काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस डिनाई के लिए। और जब हम रीडिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था, इस तरह के सेंटेंस को अगर डिड्यूस करना है, तो अगर उसने ये मना किया है कि उसने लेटर लिखा है, तो वोट शी सैड दैट शी हैड नॉट रिटन द लेटर। भाई अगर आप इसे सैड करोगे, इसका अपोजिट करोगे, तो इसका नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर इसे आप पॉजिटिव कर रहे हो तो इसका नेगेटिव करो। यही तो मैंने आपको समझाया था। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना था आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इससे हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था, वोट।
वोट क्या नहीं जानते थे, वोट दे वर डूइंग, ये वे क्या कर रहे हैं ये बात मैं नहीं जानता था, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या आपको पता था कि ये ऑब्जेक्ट हुआ? नहीं पता था। आप नाउन प्रोनाउन पढ़ते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, तो ये कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। तो बेटा मैंने क्लॉज और फ्रेज क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है आपके सामने रिजल्ट। वॉट यू सैड, वॉज यहाँ लिखा है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये पूरा पार्ट इसका सब्जेक्ट है। वॉट यू सैड, जो भी आपने कहा, वॉज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं था, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो ये नाउन क्लॉज होगा। आई न्यू द गर्ल, मैं उस लड़के, अब ध्यान देखना ध्यान से, आई न्यू वोट, आई न्यू वोट आप क्या जानते हो, या आई न्यू टू हुम आप किसे जानते हो? मैं उस लड़की को जानता हूँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ हु केम हेयर, जो यहाँ आई। अब यहाँ वोट का, न्यू का आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा कुछ भी, लेकिन द गर्ल उसका आंसर मिलने के लिए तैयार है। आई न्यू वोट, लड़की को जानता हूँ, मैं लड़की को जानता हूँ हु केम हेयर। अब ये हु केम हेयर वोट तो नहीं है ना, वोट नहीं है तो किसके बारे में बात कर रहा है? गर्ल के बारे में। गर्ल नाउन है, और नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये एक एडजेक्टिव है, समझ रहे हो बात को? द मैन हु लिव्स हेयर, अब मैन के बारे में इसने बात की है, कौन रहता है यहाँ? मैन, मैन एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। सैड दैट, क्या कहा? ये कहा। मैं आपसे कहूँ, जैसे वहाँ मैंने से लिखाया था एक वर्ब, द मैन हु लिव्स हेयर सैड वोट, क्या कहा? ये कहा, और ये कहा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, तो ये नाउन क्लॉज है। द हाउस दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय माई फादर, तो ये हाउस के बारे में बात कर रहा है, हाउस एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हैज़ बीन रेंटेड टू द पर्सन हु केम हेयर लास्ट नाइट, तो ये हु केम हेयर कौन आया था? ये पर्सन, पर्सन नाउन है, तो ये वाला भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है। आई आस्क्ड हर वोट वैन सी वुड गो देयर, मैंने ये पूछा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन से बनता है, तो ये नाउन क्लॉज है। आई न्यू द टाइम, आई न्यू वोट द टाइम, मैं वो टाइम जानता हूँ, तो वोट का आंसर मुझे मिल चुका है। वैन सी वुड गो देयर, तो ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, और टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि टाइम नाउन है। जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं उन्हें ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमने जो पढ़ा है इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ही विल गिव मी बुक्स वैन आई विजिट हिज प्लेस, वो मुझे बुक्स देगा जब मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ एक कंडीशन तैयार हो रही है, यहाँ एक कंडीशन हो रही है कि जब मैं ऐसा करूँगा तब ऐसा होगा। आप इस सेंटेंस को ये भी लिख कर देख सकते हो, व्हेन आई विजिट हिज प्लेस, कोमा लगाओ, फिर ही विल गिव मी बुक्स, इसे आप पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो। तो कंडीशन किससे बनती है? एडवर्ब से। तो ये कैसी क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा ये। आई डोंट नो द मैन, आई डोंट नो वॉट द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता, होम यू मैट यस्टरडे, तो होम यू मैट यस्टरडे ने किसके बारे में बात की है? मैन के। तो ये कैसा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये वॉट का आंसर नहीं है। वॉट का आंसर तो फिर यहीं से निकल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो फिर ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अगर मैं कहीं एडजेक्टिव लिख देता हूँ तो एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि हम क्लॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट होम सी इज स्पीकिंग ऑन फोन, वो किससे बात कर रही है, मैं ये नहीं जानता, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगेन नाउन से बनता है, तो ये नाउन क्लॉज होगा। ही गिफ्टेड मी, उसने गिफ्ट किया द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, जो मैं चाहता था, उसने गिफ्ट, मुझे गिफ्ट किया सेम बुक को, दैट आई वॉन्टेड, तो दैट आई वॉन्टेड बुक के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई नो वॉट दैट ही विल गिफ्ट मी, ये मैं जानता हूँ, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। अगेन ऑब्जेक्ट नाउन से बनता है, नाउन क्लॉज हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट्स हैपनिंग टू समबडी एल्स, तो एज लॉन्ग एज आ रहा है तो कंडीशन क्रिएट होगी, कंजंक्शन मतलब लग चुका है, और जहाँ कंजंक्शन बन जाए ना, कंजंक्शन लग जाए, कोई भी कंडीशन तैयार हो जाए, तो समझ लो आप कंडीशन एडवर्ब बनाता है, तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड
ऑफ द मेजॉरिटी इट इज़ टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्स। क्या बात लिखी है, तो वेन एवर लिखा है यहाँ पर पहले से, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज होगा, अपने आप दिख गया है, एक कंडीशन तैयार हो गई है। एज सुन एज यू फॉरबिड समथिंग, फिर से ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अ लाई ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड वाइल ट्रूथ इज, फिर से वाइल आ गया है, कंडीशन तैयार हो गई है, कंडीशनल सेंटेंस बनते जा रहे हैं, ये सब एडवर्ब होगा। लाइफ इज वॉट हैपन्स वैन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स, तो ये भी एक एडवर्ब क्लॉज होगा। नेवर लुक डाउन ऑन एनीबडी अनलेस, अनलेस फिर से कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज होगा। लीला हु लिव्स इन अ ट्रेलर विद सम स्क्रैपी डॉग्स एंड कैट्स, अब ये सब कुछ क्या है, ये लीला के बारे में बात कर रहा है और लीला नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आगे लिखा है ही टोल्ड मी व्हाट हिज मदर हैड टोल्ड हिम, ही टोल्ड मी, टेल मैंने बताया था, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, वोट ये बताया उसने, ये बताया, तो ये ऑब्जेक्ट है, अगेन नाउन बनता है और नाउन क्लॉज हो जाएगा। दिस इज द रीज़न, ये वो रीज़न है, वाई यू हैव नॉट पास्ड, तो रीज़न है, यहाँ से कॉज तैयार हो रहा है, कॉज तैयार एडवर्ब करता है तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। आई नो वोट ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। कम आओ वैन यू लाइक, जब आपको पसंद तब आओ, तो कम वैन, क्योंकि कम से वैन का आंसर निकल रहा है, कम कब आना है, और कब आना है तो टाइम की बात होगी, टाइम की बात होगी तो एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। द ज्यूरी बिलीव्ड दैट द वुमन वॉज गिल्टी, तो कंडीशन तैयार हो रही है या फिर एक सेंटेंस का पार्ट तैयार हो रहा है कि ज्यूरी बिलीव रखती है कि वो वुमन गिल्टी है, तो फिर ये एडवर्ब होगा, कंडीशन तैयार कर रहा है, ठीक है, या फिर एक रीज़न बताने की कोशिश कर रहा है, या सपोजिशन बताने की कोशिश कर रहा है, कंसेशन करने की कोशिश कर रहा है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु वॉन द प्राइज़, जिसने ये प्राइज़ जीता है, तो वोट का आंसर तो है नहीं है, नहीं है तो ये बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई कन्फेस्ड, मैंने कन्फेस किया, दैट आई वॉज गिल्टी, क्या कन्फेस, आई कन्फेस्ड वोट दैट आई वॉज गिल्टी, मैंने कन्फेस किया, वहाँ एक और वर्ब जोड़ देना। ये अब देखो रटने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप क्वेश्चन पूछो, आई कन्फेस्ड वोट, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज होगा, सिंपल है। अब आप रटोगे वर्ब को तो फिर पता नहीं कितनी चीज़ें रटनी है आपको। आई नो वोट, ये तो ये ऑब्जेक्ट होगा, नाउन क्लॉज होगा, बड़ा सिंपल है यार। डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल, डू यू थिंक वोट, क्या सोचते हो, आई थिंक मैं बोलूँ आई थिंक वोट, अपने आप क्वेश्चन बनना ना, आप बोलो आई थिंक तो मैं आपसे कहूँगा वोट, क्या सोचते हो आप, ये सोचते हैं, डू यू थिंक, ये नाउन क्लॉज होगा फिर ये, ठीक है। बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी आगरा, बिफोर कंडीशन तैयार हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस बना तो एडवर्ब क्लॉज होगा। आगरा ही देखने को मिला था यार, कुछ और ही देख लेते भाई। आपको ये बातें समझ में भी आ रही हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो पेड बच्चे जो होते हैं उनकी तो समझ में आती हैं, आपका पता नहीं, फ्री पढ़ा रहा हूँ तो होता है ना, कभी कभी फ्री की पकौड़ी हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जब पैसे दे के लेते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रोल्स द वर्ड, आई नो अ बॉय, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ऊपर बता चुका हूँ आपको। ये 10 क्वेश्चन है आई थिंक नीचे, हाँ 10 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप इन क्वेश्चन को खुद से करो और देखो आप कि हम इनके आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये 10-11 क्वेश्चन है, 30 भी है ऊपर। मुझे नहीं लगता आप कोई सेंटेंस ऐसा है इनमें जो नहीं बता पाओगे। नहीं, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऊपर इस तरह के सेंटेंस हो चुके हैं। ये 10-11 सेंटेंस आपका होमवर्क है, आप खुद से करो, लगाओ अपने दिमाग को, और इन सब का बेनिफिट क्या था ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, उसके दो पार्ट बनते हैं, एक बेसिक लेवल पर और एक एडवांस लेवल पर। बेसिक लेवल पर 5 टाइप्स होते हैं, जिसे हम पहले को असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव होता है, फिर इम्पेरेटिव होता है, फिर ऑप्टेटिव होता है, और फिर एक्सक्लेमेटरी होता है। एक होता है एडवांस लेवल पर, जो 3 टाइप्स का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे
जब हम टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, या तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे स्टार्ट होंगे या फिर हम टेंस पर स्टार्ट होंगे, ताकि हम एक एक चीज़ को अब जोड़ते चले जाएं। तो ये बेसिक जो टर्म्स थे ये एक हद तक आपके माइंड में आ चुके हैं। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, उसमें क्या फ्रेज़ है, उसका वर्ब कौन सा है, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, क्लोज कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप जानने लगे हो। जैसे आपको ये पता लग गया है कि एक एडवर्ब कहाँ प्लेस हो सकता है, ये किसका काम कर रहा है, तो आप अगर देखोगे यार यहाँ वर्ब से पहले तो एडवर्ब आना चाहिए लेकिन लिखा एडजेक्टिव है, तो आप एरर भी फाइंड कर लोगे। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। तो इस क्लास में मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ, और अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, या तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेंगे कुछ, या फिर टेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।